प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज क्लास 12th की भूगोल के अंदर छठा अध्याय है मानव अधिवास। मानव अधिवासों के वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। ह्यूमन सेटलमेंट है जो मानव अधिवास है, इसका तात्पर्य क्या होता है, इसके बारे में कल अपन ने चर्चा की है। मानव अधिवास का मतलब होता है कि धरातल पर मानव के द्वारा जो निर्मित और विकसित आवासों का जो समूह है उसे मानव अधिवास कहा जाता है। मानव अधिवासों का जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है, ये वर्गीकरण प्राकृतिक दशाएं, मानव अधिवासों का जो वर्गीकरण है वो प्राकृतिक दशाएं एवं यानी उनके कार्यों के आधार पर प्राकृतिक दशाएं एवं मानवीय कार्यों के आधार पर मानव अधिवासों का वर्गीकरण दो तरह से किया गया है, जिसमें पहला है ग्रामीण अधिवास और दूसरा है नगरीय अधिवास। ग्रामीण अधिवास उनको कहते हैं जिसकी अधिकांश यानी कि कार्य है वो कृषि, पशुपालन, खनन, मत्स्य पालन, भोजन संग्रहण एवं आखेट पर निर्भर करते हैं, उसे अपन ग्रामीण अधिवास कहते हैं। यानी जिनके अंदर अधिकांश जो कार्य है वो कृषि, पशुपालन, खनन, मत्स्य पालन, भोजन संग्रहण और आखेट पर निर्भर होते हैं। और ये जो प्राकृतिक दशाएं होती है, ये प्राकृतिक दशाएं कृषि, पशुपालन और खनन या वनस्पति काटना, इसके अनुकूलन हुआ करती है। ग्रामीण अधिवास है, इन ग्रामीण अधिवासों को अलग अलग प्रकार से विभाजित भी किया गया है। और ग्रामीण अधिवासों की ज़्यादातर यानी कि जो अर्थव्यवस्था है वो प्राथमिक व्यवसायों पर निर्भर है। प्राथमिक व्यवसाय का मतलब है कि कृषि, पशुपालन, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, खनन, वनों से प्राप्त जो पदार्थ है, भोजन संग्रहण है। और ग्रामीण अधिवास मुख्यतः भूमि का विदोहन पर भी आधारित होते हैं, क्योंकि कृषि करते वक्त, खनन या आखेट या लकड़ी काटते वक्त ये ज़्यादातर भूमि के दोहन पर आधारित होते हैं। ग्रामीण अधिवासों पर आधुनिकता का प्रभाव नगण्य होता है। ये जो ग्रामीण अधिवास है इन पर आधुनिकता का प्रभाव है वो नगण्य होता है। और यहाँ सामाजिक संगठन और मानवीय मूल्यों में प्रगाढ़ता अधिक पाई जाती है। तो ग्रामीण अधिवास है उसमें एक तो सामाजिक मूल्य एवं यानी कि दूसरे मानवीय मूल्य, सामाजिक संगठन, इनकी प्रगाढ़ता अधिक पाई जाती है। सामाजिक मूल्यों को व्यक्तिगत मूल्यों से अधिक ऊपर रखा जाता है। सामाजिक जो मूल्य हैं वो व्यक्तिगत मूल्यों से अधिक ऊपर रखा जाता है। तो सामाजिक मूल्य अधिक प्रगाढ़ता होती है, सामाजिक संगठन है, मानवीय मूल्य है, उनको अधिक प्रगाढ़ता दी जाती है। व्यक्तिगत मूल्यों से भी इसको ऊपर रखा जाता है। ग्रामीण अधिवास के अंदर जो आधुनिकता का प्रभाव है वो क्या होता है, नगण्य होता है। इसीलिए ग्रामीण अधिवासियों को
उनके यानी कि भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो कारक है, जाति, धर्म और सुरक्षा, ऐसे अनेक कारक है जो इसके वर्गीकरण के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। और मकानों की संख्या और उसके बीच की दूरी के आधार पर इनके विभाजन किया गया है। यानी मकानों की संख्या और बीच की दूरी के आधार पर किए गए विभाजन को अधिवासों का प्रकार कहा जाता है। और इनके जो अधिवासों का जो प्रकार है, वर्गीकरण है, वो किस आधार पर किया गया है? ग्रामीण अधिवासों का जो वर्गीकरण है वो भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं सुरक्षा के आधार पर इन्हें 4 यानी कि प्रकारों में विभाजित किया गया है। इनके जो प्रकार है वो मकानों की संख्या, उसकी दूरी के आधार पर इसके प्रकार को बांटा गया है। और जिसमें जो प्रमुख आधार लिए गए हैं वो भौतिक है, सामाजिक, सांस्कृतिक और सुरक्षा के आधार पर इसको विभाजित किया गया है। जिसमें सबसे पहले हैं सघन यानी कि गुच्छित अधिवास। सघन या जो गुच्छित अधिवास होते हैं, ये अधिवास है वो एक जगह यानी कि इकट्ठा होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि सघन अधिवास या गुच्छित जो अधिवास है ये किसे कहते हैं? ज़्यादातर ये अधिवास मैदानी भागों के अंदर पाए जाते हैं। और सघन या गुच्छित जो अधिवास है, ये किसी भी जहाँ जब मैदानी क्षेत्र है, सिंचाई की सुविधाएं हैं और उपजाऊ मैदान है, कृषि की जाती है, वहाँ पर इस प्रकार यानी कि सघन बस्ती पाई जाती है। और इनके जो आवास होते हैं, मकान होते हैं, वो एक दूसरे से सटे होते हैं। और इस प्रकार एक दूसरे से सटे हुए जो बस्ती होती है, वो इस प्रकार की जो बस्ती है उसको अपन क्या कहते हैं? सघन या गुच्छित बस्ती। सघन या गुच्छित बस्ती, ये बस्ती ज़्यादातर मैदानी क्षेत्र या जहाँ भी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, जहाँ कृषि कार्य होता है, उपजाऊ मैदान है, पानी की उपलब्धता है, उन क्षेत्रों के अंदर ये मकान पास में सटे हुए बनाए जाते हैं। और इस प्रकार की बस्ती को अपन सघन या गुच्छित बस्ती कहते हैं। ये सघन या गुच्छित बस्ती की और क्या विशेषताएं होती है कि इनकी विशेषता होती है कि यह अधिवास प्राय खेतों के मध्य किसी ऊंचे अथवा बाढ़ से सुरक्षित स्थानों पर बसे होते हैं। सभी आवास पास में बने होते हैं। सभी आवास एक स्थान पर केंद्रित होते हैं तथा बाह्य आक्रमणों से मिलकर मुकाबला करते हैं। सामाजिक प्रगाढ़ता होने से एक दूसरे के सुख और दुख में भी सहभागी होते हैं, क्योंकि ये इकट्ठे रहते हैं और इनमें सामाजिक प्रगाढ़ता अधिक होती है, सामाजिक संगठन अधिक होता है, मानवीय मूल्यों को अधिक महत्व दिया जाता है। इनमें आवासों की संख्या 40 से 50 लेकर से सैकड़ों तक हो सकती है। इनकी जनसंख्या उपलब्ध संसाधनों पर आधारित यानी कि 500 से 1000 या इससे अधिक भी हो सकती है। सघन अधिवास का वितरण देखें तो सघन अधिवास है वो इस प्रकार के अधिवास ज़्यादातर नदियों के किनारे जो उपजाऊ मैदान है वहाँ सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और भारत में सघन ग्रामीण अधिवास है वो गंगा और सतलज के मैदान, मालवा का पठार, विंध्यन पठार, नर्मदा घाटी और राजस्थान के मैदानी भागों के अंदर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार का जो गुच्छित अधिवास है जो ग्रामीण क्षेत्रों में एक पुंजित या संहत या सकेंद्रित या संकुलित आदि नामों से भी जाना जाता है। यानी इसमें घर बिल्कुल पास में होते हैं
और संपूर्ण गांव के रूप में एक सघन होते हैं। आवास पहुंचने के लिए इसके एक दूसरे के यानी कि पहुंचने तक सड़कों का निर्माण भी किया जाता है और साथ साथ ही उन स्थानों पर यानी विद्यालय, सामाजिक और धार्मिक स्थल भी बने होते हैं। तो सघन जो आवास है या गुच्छित आवास, इसको सकेंद्रित या पुंजित नाम से भी जाना जाता है। दूसरे जो आवास है जिसको अपन कहते हैं परकीर्ण या एकाकी अधिवास। परकीर्ण या एकाकी जो बस्तियां होती है, ये बस्तियां किसी भी क्षेत्र में बिखरी हुई भाग में होती है। बिखरी हुई यानी समतल भाग है और वहाँ पे इस प्रकार जो बिखरे हुए अधिवास होते हैं, 2-3 अधिवास यहाँ हैं, फिर ये अधिवास यहाँ पे हैं, इसके बाद में फिर कुछ एक अधिवास है वो यहाँ पे हैं, 2-3 फिर अधिवास है वो यहाँ पे हैं। तो ये जो बस्तियाँ हैं, इस प्रकार की जो बस्तियाँ हैं, ये बस्तियाँ क्या है? परकीर्ण बस्ती है। इसको बिखरी हुई बस्ती या परकीर्ण बस्ती के नाम से जाना जाता है। और ये परकीर्ण या बिखरी हुई बस्ती एकाकी रूप से एक इकाई के रूप में संगठित होती है। परकीर्ण या एकाकी अधिवास ऐसे अधिवास छितरे या बिखरे होते हैं, इसीलिए आवास एक दूसरे से दूर और कृषि भूमि को छोड़कर बनाए जाते हैं। परकीर्ण या एकाकी अधिवासों की विशेषता ये रहती है कि ये आवास एक दूसरे से दूर दूर तक होते हैं। व्यक्ति एकाकी रूप से रहते हैं और व्यक्ति स्वतंत्र जीवन यापन के आदी होते हैं। एक दूसरे के सहयोग की भावना इसमें कम होती है। कृषि में संलग्न जातियाँ जहाँ ऊंचे नीचे की जो भावना होती है, वहाँ इस प्रकार यानी कि अलग अलग बिखरे हुए रूप के अंदर एकाकी रूप में बिखरी हुई बस्तियां बनाते हैं, जो एक दूसरे के रूप में जुड़े नहीं होते हैं, व्यक्तिगत रूप से जीवन यापन करते हैं, व्यक्तिगत रूप से कृषि करते हैं। परकीर्ण बस्तियां हैं वो विश्व के अंदर जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में और कनाडा के प्रेरी घास के प्रदेश हैं, वहाँ पाई जाती है। एशिया महाद्वीप के स्टेपी मैदान में भी इस प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती है। भारत में भी गंगा के खादर क्षेत्र है जहाँ बाढ़ का पानी भरता है, और हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, तराई, भाबर क्षेत्र है जहाँ परकीर्ण बस्तियाँ पाई जाती है, बिखरी हुई बस्तियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि ढलानी ऊंचे नीचे भाग है जहाँ पर छोटे छोटे खेत या ढलान, पहाड़ी ढलानों के नीचे समतल भागों पर इस प्रकार विच्छिन्न रूप से, इसको विच्छिन्न बस्ती भी कहते हैं, विच्छिन्न रूप से परकीर्ण अवस्था में बिखरे हुए यानी कि बस्तियाँ पाई जाती है। मध्य दक्षिणी अमेरिका में भी अर्जेंटीना का जो पंपास का घास का मैदान है, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स घास का मैदान और दक्षिणी अफ्रीका का वेल्डस जो प्रदेश के अंदर परकीर्ण बस्तियां पाई जाती है। तो विश्व के अंदर जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, वहाँ पर इस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, परकीर्ण बस्तियां पाई जाती है। राजस्थान में भी, दक्षिणी राजस्थान में जहाँ आदिवासी क्षेत्रों के अंदर उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा जिलों में और पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में, जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्रों में भी परकीर्ण बस्तियां पाई जाती है। तो ये बस्तियां इस प्रकार क्या होती है? परकीर्ण रूप से होती है और अलग अलग रूप से बिखरी हुई पाई जाती है। जहाँ ज़्यादातर विश्व के अंदर कहाँ पाई जाती है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है उन क्षेत्रों के अंदर इस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, यानी परकीर्ण बस्ती या बिखरी रूप में पाई जाती है। राजस्थान में भी उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ये जो दक्षिणी राजस्थान के ज़िले हैं, इनमें भी परकीर्ण या बिखरी हुई या विच्छेदित या एकाकी बस्तियां पाई जाती है, अधिवास पाए जाते हैं। अब है मिश्रित अधिवास। तो ये जो मिश्रित अधिवास है, ये मिश्रित अधिवास क्या होते हैं? मिश्रित अधिवास का मतलब है कि जहाँ पे जैसे एक सघन बस्ती है यहाँ, और इन सघन बस्तियों के अंदर यानी यहाँ बाहरी क्षेत्र के अंदर परकीर्ण बस्ती है। सघन बस्ती और
ये जो प्रकीर्ण बस्ती है, प्रकीर्ण अधिवास या प्रकीर्ण बस्ती, इनके बीच के अंदर यदि इन सघन अधिवास में या प्रकीर्ण बस्ती के परिवार की संख्या में बढ़ोतरी होती है, तो जैसे ही बढ़ोतरी होती है तो ये जो आवास होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। और प्रकीर्ण बस्ती और सघन बस्ती के बीच के अंदर मिश्रित बस्ती पाई जाती है या मिश्रित अधिवास पाए जाते हैं, मिश्रित अधिवास पाए जाते हैं। यानी एक तरफ सघन बस्ती है, दूसरी तरफ प्रकीर्ण बस्ती है। प्रकीर्ण बस्ती और सघन बस्तियों के अंदर की परिवार के अंदर यानी जनसंख्या बढ़ती है, आवासों की संख्या बढ़ती है, तो ये बढ़ते बढ़ते आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। और प्रकीर्ण बस्ती और सघन बस्ती के बीच के क्षेत्र के अंदर मिश्रित बस्ती पाई जाती है, मिश्रित अधिवास पाए जाते हैं। इसके निर्माण का जो आधार होता है वो क्या होता है, परिवार यानी परिवार की जनसंख्या में बढ़ोतरी, ये पारिवारिक यानी कि कारण होते हैं, जबकि इसमें पर्यावरण कारण नहीं होते हैं। पर्यावरण की वजह से इसका निर्माण नहीं होता है। पारिवारिक जनसंख्या बढ़ने की वजह से मिश्रित बस्ती का निर्माण होता है। जैसे इन अधिवासों को अर्ध सघन या अर्ध केंद्रीय अधिवास भी कहा जा सकता है। ये सघन एवं प्रकीर्ण अधिवासों के बीच की अवस्था में होती है, जो सामान्य किसी परिवार की संख्या में वृद्धि होने से अधिवासों की संख्या बढ़ने के कारण उत्पन्न होते हैं। इनकी उत्पत्ति पर्यावरणीय कारणों के स्थान पर पारिवारिक कारणों के कारण होती है। यानी इनकी उत्पत्ति के लिए पर्यावरणीय कारणों के स्थान पर पारिवारिक जो कारण है वो उत्तरदायी माने जाते हैं। जैसे कोटा के अंदर शांगोद बस्ती है, शांगोद तहसील कोटा के अंदर, उनका खुर्द गांव है। कोटा जिले के अंदर शांगोद तहसील में खुर्द गांव कोटा के अंदर क्या है, खुर्द गांव। ये जो खुर्द गांव कोटा के अंदर है वो कैसी बस्ती का उदाहरण है, मिश्रित बस्ती का उदाहरण है। अब नेक्स्ट जो है पल्ली या पुराने अधिवास। ये जो पल्लीकृत बस्ती यानी पुराने अधिवास कहते हैं। ये अधिवास सुदूर क्षेत्र है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, रेगिस्तानी भाग है, पर्वतीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, इन क्षेत्रों के अंदर यानी कि जहाँ पे ये सुदूर पहाड़ी या मरुस्थलीय क्षेत्रों या उन पहाड़ी क्षेत्रों के ढलानों पर बस्तियाँ पाई जाती है, उसे हिमाचल के अंदर ये पल्लीकृत बस्तियाँ कहते हैं। और इनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे राजस्थान में इसको क्या कहते हैं, ढाणी। राजस्थान में इसको ढाणी के नाम से भी जाना जाता है। तो 4-5 परिवारों का जो समूह होता है वो ढाणी के नाम से भी जाना जाता। लेकिन ये बस्ती होती है वो सुदूर इलाकों में होती है, पहाड़ी ढालों में होती है, रेगिस्तानों में होती है। रूप इसका ऐसा बिखरा हुआ भले ही है, लेकिन ये एक इकाई के रूप में जुड़ी होती है। सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से एक किसी इकाई के रूप में ये हमेशा जुड़ी रहती है। तो पल्लीकृत जो बस्तियां हैं, ये प्राचीन जो बस्तियां हैं, इस प्रकार के अधिवास में आवास एक दूसरे से अलग किंतु एक ही बस्ती में बसे होते हैं, इसीलिए उन सब का नाम एक ही रहता है। और बस्ती को अलग अलग भागों में अलग अलग जातियों के लोग यानी रहते हैं, और इनको यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग यानी कि नामों से भी जाना जाता है। तो ये अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, लेकिन इनको एक इकाई के रूप में जाना जाता है, जिसे पल्ली या पुराना या ढाणी या डगला ऐसे नामों से जाना जाता है। पल्लीकृत जो बस्तियां हैं वो पर्वतीय प्रदेशों के निचले घाटियों या कहीं खनन क्षेत्र वाले हैं। तो उन क्षेत्रों के अंदर खनन वाले क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में इस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। राजस्थान के अंदर भी ये जो बस्तियां हैं मरुस्थलीय क्षेत्रों में, बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर
रेगिस्तानी भागों में सुदूर कहीं टीलों पर छोटी छोटी बस्तियां होती है जिसको किसी एक ढाणी के नाम से जाना जाता है। और दक्षिणी राजस्थान में भी पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार की जनजातीय लोगों की छोटी बस्तियां होती है जिसे पल्लीकृत बस्तियों के नाम से जाना जाता है। तो ये था मानव अधिवासियों का वर्गीकरण, जिसमें ग्रामीण अधिवासियों का जो वर्गीकरण अपन ने पढ़ा है, ग्रामीण अधिवासियों वर्गीकरण उनके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए इनका वर्गीकरण किया गया है। इनका वर्गीकरण जो प्रकार का आकार है वो उनके अधिवासियों की संख्या के आधार पर और दूरी के आधार पर निर्धारित होता है, जिसमें 4 प्रकार की ग्रामीण अधिवास है: सघन या गुच्छित या पुंजित या सकेंद्रित, परकीर्ण या विखंडित या एकांकित, मिश्रित अधिवास या अर्ध यानी संगत या अर्ध केंद्रित यानी कि अधिवास, और नेक्स्ट है पल्लीकृत अधिवास या पल्ली बस्तियाँ या पारानी बस्तियाँ। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इनके अधिवासों के प्रतिरूप कौन से हैं, फिर ग्रामीण नगरीय अधिवास कौन से हैं।